हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं BK राठौर आज आपको कक्षा 10 के अंतर्गत विज्ञान में हमारा जो अगला पाठ है वो है कार्बन और उसके यौगिक। तो आज हम कार्बन और उसके यौगिक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे सहसंयोजिक आबंध किसे कहते हैं तथा विभिन्न प्रकार के कार्बन के यौगिकों में संयोजकता कितनी होती है और ये किस तरह से एक दूसरे से आबंध बनाते हैं। तो देर ना करते हुए शेयर कर दीजिए एक बार अधिकतम लोगों तक, जिससे अधिकतम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ के अंतर्गत हम कार्बन और उसके रसायन तथा कार्बन के कुछ अन्य प्रमुख यौगिकों के विषय में जानेंगे। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों के यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक है। अनुमानित तौर पर कार्बन के यौगिकों अर्थात कार्बनिक यौगिकों की संख्या 20 लाख आंकी गई है, जबकि समस्त तत्वों के यौगिक अर्थात अकार्बनिक यौगिकों की संख्या मात्र 1 लाख है। तो कार्बन युक्त यौगिक अर्थात कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के बाइकार्बोनेट, कार्बाइड्स, साइनाइड्स आदि के अलावा जो अन्य कार्बन के यौगिक हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तथा रसायन यानी कार्बनिक रसायन क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बनिक रसायन द्वारा मानव जीवन अत्यधिक सुखमय और सुरक्षित हो गया है। यही नहीं, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और औद्योगिक स्थिति का कार्बनिक रसायन से अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। जिस राष्ट्र में इन यौगिकों की अधिकांश मात्रा पाई जाती है, या यूँ कहें जिस राज्य में ये अधिकांश यौगिक होते हैं, वो यौगिक समृद्ध होता है। हमारे शरीर की भी अनेक क्रियाओं और संरचना से लेकर दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें कहीं ना कहीं कार्बन से जुड़ी हुई हैं। इस पाठ के अंतर्गत हमारी जो दूसरी हेडिंग है वो है सहसंयोजी आबंध। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं या सहसंयोजी आबंध किस प्रकार बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो डार्क ब्लैक कलर से आपकी परिभाषा दी हुई है। यहाँ पर दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध ही सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है। कोई भी जो यौगिक होता है उसे अपना अष्टक पूरा करना होता है। अष्टक क्या है? किसी भी तत्व को अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए कुछ तत्व दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और कुछ तत्व जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, जिससे इनका अष्टक
पूरा हो जाता है। इस अष्टक को पूरा करने के लिए ये या तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। तो इसी साझेदारी के फलस्वरूप जो आबंध बनता है उसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आइए कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया सहसंयोजी आबंध। तो इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आप सभी जानते हैं 1 होती है, इसीलिए इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब के कोष क्या है? आपने बोर-बरी मॉडल पढ़ा है कक्षा 9 में, जिसके अनुसार आपने जाना किसी किसी तत्व में उसके इलेक्ट्रॉनों के घूमने के लिए कुछ कक्षाएं होती हैं। ये कक्षाएं के, एल, एम, एन, इस तरह से कक्षाएं पाई जाती हैं। तो जिसका पहला कोष जो है वो के कोष होता है और हाइड्रोजन में के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर एल कोष में जाते हैं वो। चूँकि हाइड्रोजन को अपना के कोष भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके H2 अणु बनाते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपनी निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है और हीलियम के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर संरचना दी हुई है जिसमें हाइड्रोजन का एक अणु दिखाया गया है। देखिए, आइए देखिए, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं? कुल 1 परमाणु होता है इस तरह से, और दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 ही परमाणु होता है इस तरह से। तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाने से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इस तरह से हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए, एक अणु हाइड्रोजन का ये रहा और एक अणु ये रहा, अणु नहीं, एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन का है और इस तरह से हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन यानी H2 का निर्माण होता है। अब ये हाइड्रोजन का एक अणु बनता है इस तरह से। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन में 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एकल आबंध बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ये दोनों संयुक्त होकर के इस तरह से 2 हो जाते हैं। एक एक का दोनों में साझा हो जाता है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन का एक अणु बन जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एकल आबंध बनता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या आप सभी जानते हैं कितनी है? 17 है। अच्छा, अब क्लोरीन की परमाणु संख्या की बात आ गई है तो ज़रा कमेंट में जवाब दें कि क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है। सभी बच्चे क्लोरीन का द्रव्यमान कमेंट में बताएंगे।
हम आगे बढ़ते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता क्या होगी, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्लोरीन आप सभी जानते हैं कि इसमें 2 परमाणु होते हैं, क्योंकि जब तक क्लोरीन Cl2 यानी कि क्लोरीन के 2 परमाणु इकट्ठे नहीं होंगे तब तक यह मुक्त अवस्था में नहीं रह सकती है। तो आइए इसके सबसे पहले जानते हैं क्लोरीन का। मैंने आपको बताया है परमाणु क्रमांक कितना है, 17, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा आप सभी जानते हैं। पहला कोष यानी कि K कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, उसी तरह से L कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। तो 2 और 8 ये हो गए, बचे कितने, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये M कोष में चले जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया है कि किसी भी तत्व को अपना अष्टक पूरा करना होता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं 1, और वो इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से पूरा करेगा। आइए थोड़ा समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए आप सभी जानते हैं क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 क्लोरीन के परमाणुओं को हम ले लेते हैं। तो क्लोरीन के एक परमाणु का इस तरह से जो है इस तरह से साझा हो जाता है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों तरफ हर एक घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो इस तरह से क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो इस तरह से क्लोरीन में सहसंयोजी आबंध बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, अर्थात क्लोरीन की संयोजकता जो है वो 1 होगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी होती है। इस तरह से 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को ही एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा हाइड्रोजन में और क्लोरीन में। चित्र भी यहाँ पर एक छोटा सा बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए कि 2 मान लीजिए X परमाणु हैं, इनके बीच एकल सहसंयोजी आबंध जो बनेगा वो इस तरह से होगा। पहला जो X है इसमें भी 1 परमाणु है, प्लस दूसरा जो X है इसमें भी 1 परमाणु है। जब ये दोनों परमाणु साझा कर लेंगे तो इसके पास 2 परमाणु हो जाएंगे और ये एक अणु हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा था अभी हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन। तो इसको X सिंगल बॉन्ड X इससे जानते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया एकल सहसंयोजक आबंध यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और किस तरह से निर्माण होता है इनका। आइए बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों अभी आइए अब जानते हैं कि तत्व 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किस तरह से करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करने को हम द्विआबंध कहते हैं, और ये होता है ऑक्सीजन में मुख्य रूप से। तो आइए देखते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6, अर्थात K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु को अपना बाह्य कोष यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए
2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिससे हमें चित्रानुसार संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को द्विसहसंयोजक आबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2 X परमाणुओं के बीच बनने वाले द्विसहसंयोजक आबंध को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि X कोई तत्व है। ये तत्व रहा X, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, और कोई दूसरा तत्व रहा ये X, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अरे माफ़ कीजिएगा जरा, अब ठीक है। तो ये दोनों तत्व हैं X, और इन दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इनको दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो है साझा करना होता है। पहला वाला जो तत्व है ये दूसरे तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इसी तरह से दूसरा वाला जो तत्व है ये पहले तत्व के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार से ये अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, या यूं कहें साझे से, जो बंध बनता है उसे हम द्विसहसंयोजक आबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगले चित्र में आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 8, और इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है 6। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की। और ये जो दूसरा वाला है इसके पास भी है 6, तो इसको भी 2 की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली है, जिससे आप किसी भी तरफ देखें, चाहे पहले घेरे में या दूसरे घेरे में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर गिने तो वो आपको 8 दिखाई देंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये अपना बाह्य कोश पूरा कर लेते हैं, और इनका एक अणु बनता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध किस तरह से बनता है। आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आइए जान लेते हैं कि लुईस संकेतन या प्रदर्शन क्या है। तो इसमें परमाणुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को सामान्यतया बिंदु या क्रॉस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपने अभी ऊपर उदाहरण में देखे कि हर जगह पर क्रॉस चिन्ह लगे हुए हैं तत्व के आसपास, तो क्या है, लुईस संकेतन बोले जाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों के प्रदर्शन की यह विधि G.N. लुईस के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उन्हीं के नाम पर इसे लुईस संकेतन या लुईस संरचना कहा जाता है। आइए अब जानते हैं सल्फर के अणु से किस तरह से संरचना बनती है। तो ये भी द्विसहसंयोजक आबंध का एक उदाहरण है। सल्फर के अणु पर अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, और इसका एक अणु इसके 8 परमाणुओं से मिलकर के बनता है। सल्फर परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है 2,8,6।
यहाँ पर संरचना में आप देख सकते हैं 8 सल्फर परमाणु बने हुए हैं। हर एक सल्फर परमाणु अपने बाएं पास वाले सल्फर परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और एक दाएं पास वाले सल्फर परमाणु से साझा करता है। इस तरह से ये जो 8 सल्फर के परमाणु हैं, ये सल्फर का एक अणु बनाते हैं। आप देखेंगे, ध्यान से देखें, आपको S जो दिखाई दे रहा है, S जो संकेत है वो है सल्फर का। तो S जो है 8 जगह पर लिखा दिखाई दे रहा होगा और हर एक सल्फर में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो सल्फर को अपना अष्टक पूरा करने इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए बच्चों? तो उसको चाहिए हैं 2। अब देखिए ध्यान से, देखिए एक तो है इस तरफ से, यानी कि बाईं तरफ से ये साझा कर लेगा, इस तरफ से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है ये इस तरफ से। तो दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। तो इसका मतलब इसके पास अब कितने हो गए? 6 और 2 8 हो गए। हर एक गोल घेरे के पास 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाते हैं। और इसकी अगर इलेक्ट्रॉन संरचना देखें तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना है। हर एक सल्फर के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सल्फर के अणु का निर्माण होता है और ये एकल सहसंयोजी आबंध बनाता है। इसमें सल्फर का प्रत्येक परमाणु अपने दोनों ओर के सल्फर परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को परस्पर साझा करके अपनी बाह्यतम कोश का विन्यास पूर्ण करके दोनों ओर एक एक सही संयोजी आबंध बनाता है। ये बात मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ। ठीक है, इसी प्रकार हम जल के अणु को भी चित्रित कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंधन की प्रकृति को दर्शाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि जल में किस तरह से सहसंयोजी आबंध बनता है। आइए जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। हाइड्रोजन का परमाणु कितना होता है? 1। और किस कोश में स्थित होता है? तो ये K कोश में स्थित होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2,6। K कोश में 2 और L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और हाइड्रोजन को एक परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 2। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक ऑक्सीजन परमाणु को स्थायित्व के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणुओं की जो आवश्यकता है, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से प्राप्त करते हैं और इस तरह से ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से एक एक एकल आबंध बना लेता है। इन एकल आबंधों की संरचना आप चित्र में देख सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ लगा हुआ है और बीच में आपका ऑक्सीजन परमाणु लगा हुआ है। चूँकि जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए और हाइड्रोजन को कितना? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये जो बिंदु संरचना है ये हाइड्रोजन के परमाणु हैं और जो क्रॉस वाली संरचना है ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और यहाँ पर
ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक एक परमाणु दोनों तरफ से प्राप्त करती है, जिससे ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इस तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एकल बॉन्ड की संरचना से जल बनाती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और साथ ही कमेंट में अपना नाम लिख के भेजें, और साथ ही जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं लाइक करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक अन्य उदाहरण में हम नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु पर विचार करेंगे। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है बच्चों वो है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो कितना होगा बच्चों? वो होगा 2,5। ठीक है बच्चों, तो कितना इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा? 2,5। अब 2,5 अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी बच्चों? देखिए 8 पूरे करने हैं तो कितने इसके पास कम है? अभी 3 कम है। तो इस तरह से ये 3 जो इलेक्ट्रॉन इसको साझा करने हैं तो ये 3 सहभागी युग्म से प्राप्त कर सकता है। या तो ये 3 हाइड्रोजन परमाणु लगा ले। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं। 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला आबंध त्रिसह संयोजक आबंध कहलाता है, यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। जैसे 2 X परमाणु के बीच बने त्रिसह संयोजक आबंध को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर आप देखें 2 अलग अलग तत्व हैं। पहला तत्व यहाँ पर ये वाला रहा X, इसके पास मान लीजिए 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं। उसी तरह से ये कोई दूसरा तत्व रहा जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जिसके पास कमी है वो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? जिसके पास ज़्यादा होंगे। मान लीजिए मेरे पास अगर कमी है तो मैं किससे कोई चीज़ लूँगा? जिसके पास एक्स्ट्रा होगी। तो उसी तरह से इनमें भी सह संयोजक बंध तभी बनेगा जब एक के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब ये तीनों जो हैं ये इस तरह से साझा करेंगे। तो जब तीनों साझा करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इनके, और इस तरह से अष्टक पूरा हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको नाइट्रोजन बताया है तो नाइट्रोजन के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने कुछ मिलाकर इलेक्ट्रॉन हैं? 5। इधर कितने हैं? इधर भी हैं 5। ठीक है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे साझा करना चाहिए तो ये दोनों नाइट्रोजन एक में मिल जाते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु और नाइट्रोजन का एक अणु बना देते हैं। देखिए आप चाहें इधर से गिन लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 और 3 साझे वाले 6 और 2 8। उसी तरह से इधर से भी गिन लीजिए 6। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से नाइट्रोजन का एक अणु बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि मैंने, आइए अब अमोनिया जान लेते हैं। ये भी जो है कि नाइट्रोजन के बंधों की पूर्ति के लिए है। देखिए नाइट्रोजन के बारे में तो आप जान गए, संयोजकता कितनी है? सॉरी संयोजकता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2,5। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 1। तो नाइट्रोजन के बारे में आप सभी जान चुके हैं कि इसके पास बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। अब इसको कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होती है इसमें
एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये कुछ इस तरह से संरचना बना लेता है। माफ़ी चाहेंगे, आपको कष्ट हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अमोनिया के इलेक्ट्रॉन संरचना के बारे में। तो अमोनिया जो है, इसमें नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के साथ साझा करके अमोनिया का एक अणु बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु। यहाँ इन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पिंड संरचना तैयार होती है। तो इस तरह से अमोनिया के एक अणु का निर्माण होता है और इस तरह से कुल 3 एकल आबंध बना करके अमोनिया बनती है। तो आज की क्लास स्टूडेंट बस यहीं तक। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को आवश्यक रूप से देखें तथा अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।